हम सर्जक हैं समय सत्य के, नई जिंदगी को स्वर देंगे। मेली बहुत कुचेली चादर, घर की मर्यादा बतलाकर इसे नहीं धोने देते हैं। मुर्दा संस्कृति के सौदागर, वे इसको जर्जर करते हैं। हम इसमें तारे जड़ देंगे, पाखंडों के नगर बसाकर प्रवचन झाड़ रहे हैं तस्कर। जिधर दृष्टि डालो पतझर है, एक ऐसा आया संवत्सर। वे युग को बर्बर करते हैं, हम इसमें अमृत भर देंगे। एटम डॉलर की ताकत पर रोब गांठते दुनिया भर पर, ये तो उनका मरण पर्व है। समझ रहे जिसको जन्मांतर, वे इसको कर्कश करते हैं, हम इसको नवलय स्वर देंगे। आज नमस्कार दर्शकों, मैं सीनियर एडिटर दिनेश गौतम। मैं स्पेशल गेस्ट की इस कड़ी में आज आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहा हूँ जो उत्तर प्रदेश से, जिनकी यात्रा शुरू होकर वो कोटा पहुँची। कोटा में भी श्री राम रेंज में इंजीनियर के पद पर कार्य करते रहे और साथ ही एक साहित्य के क्षेत्र में जो पीड़ित किसान, खेतिहर मजदूर, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ जिनकी कलम चलती रही, वो ऐसी शख्सियतें हमारे साथ महेंद्र नेह जी, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं विकल्प जनवादी सांस्कृतिक सामाजिक मोर्चा के, जिन्होंने मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ी। साहित्य के माध्यम से शासकों के कार्यशैली को बदलने का काम इन्होंने अपनी लेखनी में किया है। आइए बात करते हैं महेंद्र नेह साहब से। नेह साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत नमस्कार। नेह साहब, आप शुरू से ही साहित्य के क्षेत्र में जुड़े रहे और उत्तर प्रदेश से आपकी यात्रा का शुभारंभ माना मथुरा से है ना, और ब्रज में भी आपने कई छंद लिखे, सवये लिखे, और इस यात्रा को आप जनवादी लेखक के रूप में लेकर सामने आए। क्या ऐसा था उस समय मन में? देखिए, मैं जब पैदा हुआ तो सन 1948 में जी, तो शामघाट यमुना किनारे बहुत सुरम्य वातावरण था और अच्छी प्रकृति और अच्छा समय था वो, मैं कह सकता हूँ। मेरे पिताजी अध्यापक थे संस्कृत के जी, लेकिन वो स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्रता के जो गीत थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो गाते थे लगातार। तो वो चूँकि ज़्यादा समय नहीं बीता था आज़ादी को, 48 में मैं पैदा हो गया, तो 2-4 साल में मुझे थोड़ा भान होने लगा। तो हमारे पिताजी जो है वो स्वतंत्रता संग्राम के गीत गाते थे और वो चेतना मैंने घर के अंदर देखी। तो सबसे पहले तो मुझ पर अगर कहें तो प्रभाव पड़ा, जैसे मैं आज़ादी के मूल्य, लोकतंत्र के मूल्य, ये मुझे मिले। और मेरी माँ बहुत अध्ययनशील थी, वो नित्य नई एक किताब पढ़ती थी और उन्होंने उच्च कोटि की किताबें पढ़ी। स्कूल में नहीं पढ़ी थी वो, लेकिन उन्होंने जो अध्ययन था तो मैंने उनके पास प्रेमचंद को पढ़ा, मैंने गोरकी को भी पढ़ा। तो उस तरह से मुझे एक संस्कार जिसको कहते हैं, तो मुझे एक आज़ादी का संस्कार, स्वाधीनता का संस्कार और आपस में सद्व्यवहार, प्रकृति से प्रेम, मनुष्य से प्रेम, ये सब मुझे विरासत में मिले। ये मेरा सौभाग्य है। जी जी। नेह साहब, आप श्री राम रेंज में रहे, लेकिन आपने मजदूरों की आवाज़ को साहित्य के रूप में भी सामने लाए आप अपनी लेखनी में, और संघर्ष भी किया। आज जो देखा जाता है इन मजदूरों की हालत, कैसी आपको उस समय पीड़ा होती थी? देखिए, मेरी जो मजदूरों के प्रति पीड़ा, वैसे तो मेरे अध्ययन से मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि भाई ये समाज जो है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, हैव्स और हैव नॉट्स। बड़े प्रभु और एक बहुत ही गरीब मनुष्य। एक के पास इतना पैसा है कि वो गिनती नहीं गिन सकता,
बिल्कुल। और एक के पास रोटी नहीं है, साइकिल टूटी हुई है, और दूसरे आदमी का एक वर्ग है वो हवाई जहाज़ों में उड़ रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में सैर करता है। उसे ये नहीं मालूम कि ये सारी गाड़ियाँ बनाने वाले मजदूर हैं। उसको ये नहीं मालूम जिस हवाई जहाज़ में उड़ रहा है वो भी किसी मजदूर ने बनाया है, निर्मित किया है। तो हमारे समाज में दुर्भाग्य की बात है कि जो सृजन करता है, जैसे हम साहित्यकार हैं, हम सृजन करते हैं, लेकिन हम सृजन क्या करते हैं? उस दुनिया को सृजन करते हैं जो मजदूर किसानों ने बनाई है, जो मेहनतकश लोगों ने बनाई है, या हम कहें कि शिल्पकारों ने बनाई है। तो वो दुनिया को उनको मैं ज़्यादा सम्मान करता हूँ जो इसको, प्रकृति को जिन्होंने ढाला एक नई दुनिया में, नगर बनाए, गांव बनाए, धर्मशालाएं बनाई, पूरा समाज का जो जिन्होंने वाकई निर्माण किया है वो ज़मीन के लोग हैं, वो बिल्कुल तलहटी पर हैं। तो ये मुझे पीड़ा रहती है, हमेशा रही है कि भाई जिस आदमी ने सर्जक है, वो जो आपने गीत सुना है मेरा, बिल्कुल, तो जो वाकई इस दुनिया के निर्माता हैं वो तो उनकी तो इस समाज में कोई कदर ही नहीं है, उनकी कोई उनको मानते ही नहीं कि मनुष्य है। और जो लोग उनका शोषण करते हैं, उनके कहना चाहिए कि लूट से तरह तरह की आज तो कॉर्पोरेट लूट है जो दिखाई नहीं देती, बिल्कुल, है ना। तो ये जो कॉर्पोरेट लूट है वो विश्वव्यापी है और हमारे भारत में भी वैसी है। तो मैं जब क्या करूं, जब सच, मेरे गीत अधिकतर संग्रह हैं वो सत्य पर आधारित हैं जी। पहला गीत संग्रह निकला सच के ठाठ निराले होंगे, लेकिन बाद में मुझे लगा कि अरे सत्य के ठाठ निराले नहीं हो रहे, सत्य तो और पिट रहा है, दबाया जा रहा है। तो मैंने एक गीत संग्रह, मेरा वो पद संग्रह निकला, तो मैंने उस पद संग्रह का शीर्षक दिया साधो हमें सांच ने मारा। तो अब हम, जो हमारी कल्पनाएं थी, एक अच्छा भारत बनेगा, एक अच्छा समाज बनेगा, सब बराबर होंगे, सबको खुशहाली होगी, सबको नौकरियां मिलेंगी, वो स्वप्न टूट गया मेरा। इस व्यवस्था ने क्या जो संरचना है या इसकी जो गति है वो जो है मनुष्य विरोधी है। इस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा और फिर मेरे विचार पुष्टि भी होते गए इतिहास से। मैं ऐसा नहीं है, स्वप्नदर्शी नहीं हूँ, कल्पना करता हूँ, एक कवि को होना ही चाहिए, लेकिन मेरे और तमाम आम मैं अपने सपने मेरे कोई मायने नहीं रखते। एक आम आदमी का सपना अगर टूट रहा है, उसका मोह भंग हो रहा है, वो पीड़ित है, तो क्योंकि एक कवि है वो तो जनता का कवि होना चाहिए उसे। बिल्कुल। तो मेरी जो प्रत्यक्ष जनता है, मेरे मित्र हैं, मेरे साथी हैं, मेरे किसान मजदूर हैं, व्यापक है मेरा प्रेम। तो ये जिनसे मैं प्रेम करता हूँ वो दुखी हैं, तो जाहिर है कि मेरा भी दुखी होना एक स्वाभाविक बात है, ये कोई ओढ़ी हुई चीज़ नहीं है मेरे लिए। जी जी। नेर साहब, जो आपने जनवादी जो लेखक के रूप में आपकी पहचान है, आपने जो ये पीड़ाएं लिखना शुरू की तो उस समय कैसा माहौल था? देखिए, वैसे तो मैं जब स्टूडेंट था, पॉलिटेक्निक किया मैंने मथुरा से जी जी, तो उस समय ही मुझे उस तरह के विचारों से मेरी दोस्ती हो गई, मतलब मैं उस तरह की किताबें पढ़ने लग गया। फिर मैंने यहाँ आके, जब कोटा में 20 साल का था, जब मेरी नौकरी लग गई श्री राम रेस में कलाकार के रूप में जी, था तो इंजीनियर, लेकिन उनको एक कलाकार की ज़रूरत थी, एक डायरेक्टर की ज़रूरत थी, एक गीतकार की ज़रूरत थी। बड़ा उन्होंने रिवॉल्विंग थिएटर बनाया था। मेरे गुरुजी थे डॉक्टर बीरबल मिश्रा, पृथ्वी थिएटर में काम किया हुआ था, वो मुझे पकड़ के यहाँ ले आए। इस तरह मेरी नौकरी लगी। तो मैंने पूरे वातावरण में देखा, मैं कारखाने उस समय सब चलते थे, मतलब कोटा में ये कारखानों का एक औद्योगिक नगर केंद्रीय, मतलब जो राजस्थान के सबसे बड़े औद्योगिक नगर के रूप में कोटा की पहचान थी। लेकिन शनै शनै हमने देखा कि जिन मजदूरों ने बड़ी बड़ी हड़तालें करी, यहाँ पर संघर्षशील वातावरण निर्मित हुआ, और उस संघर्ष के जरिए मजदूर की जो दुर्दशाएं थी वो अच्छी दशा में बदल गई। मजदूरों को 20% बोनस और एस्ग्रेसिया, जेके के 8 उद्योग थे यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसा वातावरण था कि मजदूर खुश थे, मतलब भले संघर्ष करके, लेकिन संघर्ष करने के बाद भी उनकी ज़िंदगी में एक ये तो था कि भाई एक बहुत छोटी अवस्था से वो आए तो उनके सबके अपने घर बन गए, उनके बच्चे स्कूल जाने लगे, उनकी बच्चियों की शादियां होने लग गई, तो एक अच्छा वातावरण था। लेकिन ये जो पूंजीवाद है ना, मैं कहना चाहता हूँ ये पूंजीवाद कॉरपोरेट पूंजीवाद में बदल गया। मतलब ये जैसे
पूंजीवाद कोई बुरी चीज़ नहीं है। जी जी पूंजीवाद ने सामंतवाद को ख़त्म किया है, आधुनिकता दी है दुनिया को, ये साइंस दी है दुनिया को। तो मैं पूंजीवाद को इटसेल्फ बुरा नहीं मानता, लेकिन जो जन्म के समय पूंजीवाद था वो कॉलोनियाँ, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो कॉलोनियाँ बनाते थे, वो मजदूर का ध्यान रखते थे, मनोरंजन के लिए भी हमको लाए वो कि भाई मजदूरों का और इनका एम्प्लॉयज़ का मनोरंजन करना है आपको। लेकिन अब मनोरंजन नाम की चीज़ उनकी दुनिया से, पैसे वालों की दुनिया से समाप्त हो गई। उनको वो सर्वभक्षी हो गए हैं। बिल्कुल। उनको तो केवल अर्थतंत्र हो, अर्थतंत्र में भी सब कुछ वही खा जाए। तो जाहिर है कि मेरे जनवादी जो विचार थे वो वातावरण को, यथार्थ को समझ गए, और समझ के मैं आंख बंद कैसे कर लूँ। मैं सत्य को सत्य न लिखकर अगर दूसरे उनके लिए अभ्यर्थना में लिखता हूँ गीत कविताएं, जैसे बहुत लोग लिखते हैं जी, तो मेरा मिजाज बदल गया। और मैं इस मिजाज के लिए मुझे बहुत सारी यातनाएं सहनी पड़ी, मुझे बहुत हमले हुए मेरे ऊपर, नौकरी से निकाला गया, जेल में भेजा गया, लेकिन मैं उससे पक्का हो गया। मैं उससे, मेरे अंदर कमजोरी नहीं आई, बल्कि मेरी जो चेतना थी और प्रखर हुई, मेरी समझदारी ज़्यादा परिपक्व हुई, और इसीलिए मैं मजदूरों के गीत गाता हूँ, मैं जनता के गीत गाता हूँ, मैं आम लोगों के गीत गाता हूँ। नेहा साहब, आपके विचार अति उत्तम है, क्योंकि वास्तव में जो गरीब वर्ग है उस पर जो शोषण हो रहा है उस पर आप लिखते हो। क्या नेहा साहब, आपने कोटा में भी साहित्यिक भूमिका आपकी रही, तो उस समय कैसा माहौल था यहाँ का? बहुत ही अच्छा वातावरण था। भारतेंदु समिति जी, उस समय जो आज 100 साल पुरानी संस्था है, और इतना बड़ा भवन हर जगह नहीं होता, जो कोटा में एक साहित्यिक वातावरण था। और मुझे याद है कि शाम के समय चाहे स्टेशन से आते थे लोग, चाहे अपने शहर से आते थे, या डीसीएम से हम लोग आते थे, तो सभी लोग शाम को वहाँ इकट्ठे होते थे स्वाभाविक रूप से। जी जी नृत्य प्रति जी। और रविवार को तो बिल्कुल जमघट होता था। लेकिन आपस में इतना भाईचारा था, इतना प्रेम था कि यार क्या लिख के लाया। गजेंद्र सिंह जी सोलंकी आरएसएस बीजेपी के आदमी थे, सब जानते हैं जी। उस समय बीजेपी नहीं थी उनके समय में शायद, बिल्कुल, लेकिन जनसंघ था। हाँ, जनसंघ था, लेकिन वो उसके महामंत्री थे। लेकिन वो साहित्य के प्रति बहुत उनकी जो भावना थी, वो जानते थे कि ये आदमी जनवादी है, लेकिन वो इसलिए मुझे नफरत नहीं करते थे। वो कहते थे कि महेंद्र क्या नया लिख के लाया। बिल्कुल। तो जब नई पीढ़ी से कोई बुजुर्ग ये पूछे कि तू क्या नया लिख के लाया, तो उस वातावरण को हम अच्छा ही कहेंगे, उस वातावरण को हम बुरा नहीं कह सकते। आपस में सद्भाव था, विचार भिन्नताएं होती हैं समाज में, सबकी हैं, सब मैं नहीं कह सकता सब मेरे जैसे हो जाए, ये संभव ही नहीं है। लेकिन विरोधी विचार होते हुए भी, विपरीत विचार होते हुए भी आपस में जो भाईचारा था, समझदारी थी, सम्मान था एक दूसरे के प्रति, वो समाज में बहुत घट गया है। और लोग तुच्छ बातों पर नफरत करने लगे हैं। और साहित्य में अगर ये नफरत नहीं आनी चाहिए थी, जी जी, साहित्य में ये घृणा नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि साहित्य तो सबसे ऊपर है, वो तो एक मशाल दिखाने का, उजाला दिखाने का काम करता है। लेकिन हमारे समाज में साहित्य को भी, संस्कृति को भी, इस जो वर्तमान व्यवस्था है, जो बिल्कुल मैं उसको बहुत दूषित प्रदूषित व्यवस्था कहता हूँ, जो वृक्षों की विरोधी है व्यवस्था, जो हमारे पर्यावरण की विरोधी है, वो किसका भला करेगी? तो मनुष्य विरोधी, उसमें हमारे कुछ कवि साहित्यकार भी अपने क्षुद्र लालचों की वजह से कहें, नासमझी की वजह से कहें, या उनको कुछ उससे मिल जाए व्यवस्था से, 2-4 कवि सम्मेलनों में पाठ मिल जाए, यही बहुत बड़ी चीज़ होती है बहुत से कवियों के लिए। तो मैं मेरा रास्ता अलग है। मेरा रास्ता ये है कि मैं कविता के जरिए कोई धनार्जन और यश का अर्जन नहीं करना चाहता, कोई पुरस्कार बड़े मुझे नहीं चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं नहीं लगा, मैं भी उसी लाइन में लग जाऊंगा, क्योंकि मुझे बड़े बड़े ऐसे लोगों के, जिनको मैं जानता हूँ कि ये शोषक वर्ग के लोग हैं, उनके पाँव छूने पड़ेंगे, उनकी अभ्यर्थना करनी पड़ेगी। तो ये मुझसे न हुआ न हो सकता है जी, संभव ही नहीं है। नेहा साहब, आजकल देखा जाता है कि मजदूर, शोषित वर्ग, खेतिहर मजदूर, इन पर बहुत कम लोग लिखते हैं। क्या मानते हैं आप इस? देखिए, क्या था कि युग में मानता हूँ कि युग आते हैं, दौर आते हैं साहित्य में जी, अलग अलग आए हैं। हम देखें, जब हम हमारे रामचंद्र जी शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जो हिंदी के इतिहास लेखक हैं,
तो जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, तो वो एक भक्ति काल था, वो एक दौर था। वीर गाथा काल एक दौर था। फिर सामंतवाद आया तो उसमें रीतिकालीन कविताएं लिखी जाने लगी, तो वो दौर था। जैसा विचार, और ख़ास तौर से जो राजा का विचार होता है वही प्रजा का विचार होता है। कुछ लोग होते हैं उसका विरोध करने वाले, क्रांतिकारी या विरोधी, ना ना ना, अधिकांश अगर इस पूंजीवादी व्यवस्था में ये है कि भाई पैसे द्वारा पैसा कमाना एक स्वाभाविक चीज़ है, हमारा संविधान उसकी इजाज़त देता है। और अगर आप कहें कि नहीं, पैसे द्वारा पैसा कमाना गलत है, तो ये विरोधी विचार है, ये विधान के और सत्ता के विरुद्ध विचार है। तो इसलिए जो दौर था, मैं जिस दौर में हुआ, आज़ादी के बाद का दौर था, देखिए ये तो मैं बता चुका हूँ। तो आज़ादी के जो मूल्य थे, एकता, भाईचारा, समानता, तो मुझे मेरे युवावस्था तक वो उनकी ऐसा थोड़ी एक दिन में समाप्त हो जाते हैं, विचारों की यात्रा बहुत लंबी होती है। तो मैं जिस वातावरण में जिया वो लोकतंत्र परक होने की तरफ बढ़ रहा था, प्रगति की तरफ बढ़ रहा था, जनवाद की तरफ बढ़ रहा था और स्वतंत्रता की तरफ बढ़ रहा था। तो वो एक मैं समझता हूँ कि मैंने वो युग जिया है, और उस युग का मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैंने ऐसा समय भी देखा। लेकिन अब जो बिल्कुल विपरीत, अब जिस समय में हम जी रहे हैं वो बिल्कुल जनतंत्र विरोधी समय है, मनुष्य विरोधी समय है, ये प्रकृति विरोधी समय है, ये समाज विरोधी समय है। लेकिन साहित्यकार की भूमिका यहाँ से ही शुरू होती है। बिल्कुल। अगर, क्योंकि उन्होंने भी तो बदला भाई, पहले के लोगों ने रीतिकाल को, जब छायावाद आया, निराला पैदा हुए, पंत पैदा हुए, महादेवी वर्मा पैदा हुई, तो उन्होंने उस रीतिकालीन परिवेश को, जिसमें स्त्री की जांघ पर, स्त्री के स्तनों पर, स्त्री के कपोलों पर, उसके होठों पर कविताएं लिखी जाती थी, अधिकांश कवि यही करते थे। मेरे समय में भी मैंने सुना इस तरह की गीत कविताएं। लेकिन निराला ने बदल दिया युग को, महादेवी ने बदल दिया, पंत जी ने बदल दिया, है दुष्यंत कुमार ने बदल दिया। तो कविता समय को बदलने का काम भी करती है। तो इस समय जो मैंने जैसा बताया कि ये जो जन विरोधी युग चल रहा है, इसकी पराकाष्ठा हो चुकी है। ये मैं तो अभी 77 साल का हो गया, मुझे नहीं मालूम कि मैं अच्छे आने वाले समय को, बेहतर समय को देख पाऊंगा कि नहीं। लेकिन मैं बहुत आशावादी एक कवि हूँ, साहित्यकार हूँ, मनुष्य हूँ। मेरा मानना है कि ये जो अंधेरे समय, अंधेरे, जैसे हमारे वो थे ना भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने नाटक लिखा था अंधेर नगरी चौपट राजा, तो वो अंधेरे का समय था। लेकिन उन्होंने ही नया युग ला दिया हिंदी साहित्य में या पूरे समय में। प्रेमचंद ने, जैसे आपने पूछा कि मजदूरों किसानों की कविताएं क्यों नहीं लिखी जाती हैं, तो आप देख सकते हैं प्रेमचंद ने जो अय्याश वो थी, तिलिस्मी कहानियाँ थी, उस तरह की जो उपन्यास लिखे जाते थे उस समय, वो निरे तिलिस्म अय्यारी के, जासूसी, उसको उन्होंने लेके किसान को, होरी को केंद्र में रख दिया साहित्य के। और उसके बाद प्रेमचंद के बाद कितने प्रेमचंद पैदा हो गए, उसकी कोई गणना नहीं है। एक से एक बड़े मजदूरों किसानों के लिए लिखने वाले लोग पैदा हुए, हमारे समय तक भी होते रहे। फैज पैदा हुए, हमारे समय में ही हुए। शाहिर लुधियानवी, ये नीरज को भी मैं प्रगतिशील मानता हूँ। तो उस तरह के कवि जो थे समाज को बदलने वाले, वो उनके बाद भी पैदा हुए। अब ये थोड़ा सा अंधा युग, जिसको धर्मवीर भारती ने लिखा है उपन्यास, तो अब अंधा युग चल रहा है। लेकिन अंधा युग का, जैसा आपने मेरा गीत पढ़ा ना, यह तो उनका मरण पर्व है ना। तो ये जो अंधा युग है उसका मरण पर्व चल रहा है, क्योंकि अति सर्वर्थ वर्जयेत, ये हमारे ग्रंथों में भी लिखा है, जनता भी जानती है। तो अब इसका पाप का गड़ा भर चुका है, और नए जो कवि आएंगे, नई पौध आ रही है कवियों की, मैं उनके प्रति आश्वस्त हूँ। जो युवा कवि हैं, युवा कवित्रियाँ हैं, नए उपन्यास लिखे जा रहे हैं, उसको भी पब्लिक तक नहीं पहुँचे, वो केवल सोशल मीडिया पर है। लेकिन वो दो चीज़ें होती हैं भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ गौतम साहब। एक तो ऊपर ही दिखाई देने वाला, तलछट पर दिखाई देने वाला साहित्य, संस्कृति, सच्चाई। एक होती है वो अंतरधारा। बिल्कुल, अंतरधारा नए युग की अंतरधारा है, वो एकदम वो रूप धारण कर लेते हैं मुख्य का। बिल्कुल, जो मुख्य है वो गौण हो जाता है, जो हाशिए पर वो मुख्य पृष्ठ पर आ जाता है, और जो मुख्य पृष्ठ है उसको जनता नकार देती है। तो मेरा बहुत आशावादी हूँ, आने वाला समय बेहतर होगा हमारे समाज के लिए, देश के लिए। ये ऐसी मैं कल्पना करता हूँ। मेरे हो सकता है मेरे जीवन में वो आ पाए, नहीं आ पाए, लेकिन मैं तो अपनी कल्पना के जरिए, एक कवि है वो आगे
त्रिकालदर्शी होता है। बिल्कुल। तो मैं उतना कोई बड़ा कवि नहीं हूँ, बहुत मामूली कवि हूँ, मामूली इंसान हूँ, लेकिन मैं उस युग को देख रहा हूँ, आने वाले समय को, कि वो जिसमें युद्ध जो इस समय हो रहे हैं ऐसे युद्ध नहीं होंगे, जो घृणा है वो नहीं होगी, जो एक दूसरे के प्रति मारकाट है वो नहीं होगी। एक अच्छा युग आएगा। आप मुझे ये कह सकते हैं कि आप दिवा स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन अगर स्वप्न नहीं देखेंगे तो सब समय बदलेगा भी कैसे? हमें सब स्वप्न देखने पड़ते हैं। जी नेहा साहब, कोई आपकी रचनाओं सुनाए हमें। हाँ, रचना सुनाता हूँ, आपको लेके आया हूँ, है ना। देखिए, मैं आज भाई साहब, गौतम साहब, हाँ आपको कुछ मुक्तक सुनाता हूँ जो मैं बिल्कुल। अक्सर नहीं सुनाता हूँ। हाँ सुनाए आप। गीत सुनाता हूँ, कविताएं सुनाता हूँ, पद सुनाता हूँ, लेकिन आज कुछ मुक्तकों से शुरू बिल्कुल करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। न तो गांधी हूँ न बुद्ध हूँ, ना गांधी न तो हूँ। गांधी हूँ न बुद्ध हूँ, लूट के खेल से क्रुद्ध हूँ। बहुत सुंदर। लूट के खेल से क्रुद्ध हूँ, एक कण हूँ मैं ब्रह्मांड का, एक कण हूँ मैं ब्रह्मांड का, एक सतत अनवरत युद्ध हूँ, एक सतत बाप रे। अनवरत युद्ध हूँ। एक और सुनाते हैं आपको। हाँ सुनाओ। कुछ तो बात होगी हम नहीं थे वहाँ, क्या बात। कुछ तो बात होगी हम नहीं थे वहाँ, न जाने कितने फनकार कलमकार, न जाने कितने फनकार हाथ बांधे हुए खड़े थे जहाँ। न जाने क्या बात थी कि हम नहीं थे वहाँ। एक और देखिए, सिर्फ लफ्जों से नहीं, शब्दों से नहीं, सिर्फ लफ्जों से नहीं भात से राहत होगी। जी रोटी मिलनी चाहिए। सिर्फ लफ्जों से नहीं, पेट जो है भूखे भजन होए गोपाला। बिल्कुल। तो सिर्फ लफ्जों से नहीं भात से राहत होगी, न मिला भात तो हर सिमत बगावत होगी। न मिला भात, छीने हैं जिसने खेत चुराई है रोटियां। एक पुस्तक देखें आप बिल्कुल। कि छीने हैं जिसने खेत चुराई है रोटियां, जिसने सताई है हमारी बहन बेटियां। माहिर हैं जुआ खेलने का शौक है उन्हें। बिल्कुल। माहिर हैं, जुआ खेलने का शौक है उसे, फिर से बिछा दिए उसने चुनावों की गोटियां। फिर से क्या बात। बिछा दी हैं उसने चुनावों की गोटियां। एक युद्ध चल रहा है इन दोनों जी विश्व में, और बहुत तबाही हो रही है और उसका रुकने का नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल। इस युग में जब हम शांति की उम्मीदें करते थे, तो युद्ध पर एक कविता है, युद्ध सिर पर आ गया है। युद्ध सिर पर आ गया है, बारूद की वर्षा में नहा रहे हैं शहर। जंगल, जहाज, जमीन, बिजलियां चमक रही हैं, बिजलियां चमक रही हैं, मिसाइलों ने उगली हैं आग की लपटें, आकाश में धुएं के बादल छा गए हैं। किसी दार्शनिक मुद्रा में शांति पाठ अप्रासंगिक हो गया है। बिल्कुल। किसी दार्शनिक मुद्रा में शांति पाठ अप्रासंगिक हो गया है। यह जिंदगी और मौत की लड़ाई है। बस। यह जिंदगी और मौत की लड़ाई है। मौत के सौदागरों और इंसानियत के पैरोकारों के बीच युद्ध नंगी हकीकत है। वाह क्या बात है। मौत के सौदागरों और इंसानियत के पैरोकारों के बीच युद्ध नंगी हकीकत है। और अब सारे फैसले युद्ध से ही होंगे, और अब सारे फैसले युद्ध से ही होंगे। एक दो और मुक्तक सुना देता हूँ। जी। जल रहा है देश, जल रहा है देश, तुम्हें दर्द का पता ही नहीं। जल रहा है देश, तुम्हें दर्द का पता ही नहीं। ढल रहा है सूर्य, तुम्हें तपन का पता ही नहीं। झुलस गई है नई पौध सिर से पांवों तक। हमारे देश की नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी, छात्र, झुलस गई है नई पौध सिर से पांवों तक। तुम्हें दिलों में लगी आग का पता ही नहीं। तुम्हें दिलों में लगी आग का पता ही नहीं। तो मैं एक सत्ता से हमारे 36 के आंकड़े रहे हैं, और पता नहीं कब तक रहेंगे जी। है ना। क्योंकि जब तक सतयुग नहीं आता,
सच्चा सतयुग, तब तक तो ये आग जलती रहेगी। बिल्कुल। जख्म कितने गहरे हैं ये जानती नहीं सत्ता, मेरे नहीं, आम जनता की। बिल्कुल। एक कवि आम जन की बात करता है, तो जख्म कितने गहरे हैं ये जानती नहीं सत्ता, हमारी पीर को पहचानती नहीं सत्ता, बिक गए घर खेत गहने नौकरी के वास्ते। बिल्कुल। बिक गए घर खेत गहने नौकरी के वास्ते, लुट गया सब कुछ हमारा मानती नहीं सत्ता, लुट गया सब कुछ हमारा मानती नहीं सत्ता। तो अब मैं, अब इजाजत दें तो एक गीत से अपनी सुना बात शुरू खत्म कर देता हूँ, है ना। मेरा पहला कविता गीत संग्रह है सच के ठाड़ निराले होंगे, बिल्कुल, है ना। इसमें से एक गीत सुना देता हूँ आपको। सुनाए। एक गीत आपने सुनाया था, इसी में है वो, है ना। हाँ सर, इसका शीर्षक है हम हैं धरती के जाए। जी। हम हैं धरती के जाए, तो आज तुम्हारी बारी है जो जी आए कर लो, आज तुम्हारी बारी है जो जी आए कर लो, कल जब वक्त हमारा आए रोना मत भाई। वाह। कल जब वक्त हमारा आए रोना मत भाई, तुमने हमें निचोड़ा जीना दूभर कर डाला, भाग हमारे मढ़ा अंधेरा मकड़ी का जाला, तो हम हैं धरती के जाए। हम तो धरती पुत्र हैं। बिल्कुल। हम हैं धरती के जाए, हम सब कुछ सह लेंगे, अंधियारा कल तुम्हें सताए रोना मत भाई। वाह। तुमने जंगल नदी खेत सब हमसे छीन लिए, तुमने जंगल नदी खेत सब हमसे छीन लिए, संविधान के तंत्र मंत्र से बाजू कील दिए, तंत्र मंत्र के बल पर अब तक टिका नहीं कोई, तंत्र मंत्र के बल पर अब तक टिका नहीं कोई, और कल यह सब वैभव छिन जाए रोना मत भाई। तुमने हमें चबाया, देखिए आप, इंतहा, तुमने हमें चबाया, सदियों भूख न मिट पाई दास युग से आज तक। बिल्कुल। तुमने हमें चबाया, सदियों भूख न मिट पाई, हविष मनुज के लहू पान की तनिक न घट पाई। हम तो हैं मृत्युंजय, हम तो मृत्युंजय हैं, मौत हमसे नहीं जीत सकती। हम हैं मृत्युंजय, हमको मार न पाओगे। बिल्कुल। हम तो हैं मृत्युंजय, हमको मार न पाओगे, और काल तुम्हारे सिर मंडराए रोना मत भाई, काल तुम्हारे सिर मंडराए रोना मत भाई। वाह, बहुत सुंदर। नेहा साहब, आप राष्ट्रीय महासचिव हैं विकल्प जनवादी सांस्कृतिक सामाजिक मोर्चा की। जी साहब। तो इनकी शाखाएं कहाँ कहाँ तक फैली हुई है? देखिए, वैसे अभी तक हम हिंदी भाषी क्षेत्रों में ही काम कर रहे थे जी, और सबसे बड़ा हमारा केंद्र बिहार है जी। बिहार में एक एक शहर में या गांव में हम अधिकतर जो बिहार के हमारे रचनाकर्मी हैं वो नाटक ज़्यादा करते हैं, समूह गीत, नाटक, कविताएं, तो उनका कार्यक्षेत्र उन्होंने गांव बना रखे हैं जी। तो हमारी जो शाखाएं हैं विकल्प की वो बिहार के करीब 8-10 जिलों में, मतलब गया से लेकर और छपरा तक जी, सीवान, आपके ये पटना, तो सभी जगह विकल्प की शाखाएं हैं। और हमारे जो कलाकार हैं, हमारे कवि हैं, वो बिल्कुल जनता के बीच में घुल मिल के रहते हैं। जैसे बिल्कुल मिट्टी में उनको आप नहीं समझ सकते कि उपकुलपति है। उपकुलपति जब जाता है जनता के बीच तो उनमें एक मय हो जाता है। बिल्कुल। तो हमारी अभी तक तो बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इनमें शाखाएं हिंदी भाषी क्षेत्रों में। लेकिन अब पिछले दिनों हमारे सांसद तो थे, लेकिन अब विकल्प की जो शाखाएं हैं वो पंजाब में, तमिलनाडु में, विभिन्न जो गैर भाषा भाषी क्षेत्र हैं वहाँ पर उसका प्रसार हो रहा है। और पिछले दिनों यहाँ सम्मेलन हमने किया था, उस सम्मेलन में करीब 10 प्रदेशों से लोग आए थे, तमिल, तेलुगु और पंजाबी, जो तमाम दूसरी भाषाओं के हैं। पंजाब से काफ़ी लोग आए, हरियाणा से, तो यूं करके अब एक, और हमारे हड़ौती अंचल में सभी जगहों में, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, ये सवाई माधोपुर, बूंदी, रावत भाटा, सब जगह विकल्प की के जो रचनाकार हैं वो काम कर रहे हैं।
नौजवानों आओ फिर युग बदला दे मिलकर, ए नौजवानों आओ। ये दिल फरेब दुनिया स्वार्थ पर टिक रही, ये ख्वाब की नुमाइश दौलत पर बिक रही। फिर बात करें खुलकर, ए बेजुबानों आओ। ये कविता महेंद्र नेह जी की है, जो आज समाज के युवाओं लोगों से कहते हैं कि भाई आगे आओ और सत्य को पहचानो। ऐसी शख्सियतें महेंद्र नेह जी, जिन्होंने जनवादी विकल्प मंच के रूप में काम कर रहे हैं और जो शासन के खिलाफ, यानी जो शोषित पीड़ित खेतिहर मजदूर और मजदूरों के लिए हमेशा अपने लेखन से पाठकों तक पहुंचा रहे हैं, आज ये हमारे स्टूडियो पधारे। नमस्कार। नमस्कार।